बर्फ जैसे चमकते पहाड़ों के दरमियान एक नदी बहती थी, इतनी साफ कि उसके पानी में आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाता। ये जगह दुनिया की किसी किताब, किसी नक्शे, किसी इंसान की आंख ने कभी न देखी थी। यहाँ इंसान का कदम रखना नामुमकिन था, क्योंकि ये परियों का मुकद्दस मकाम था। एक दिन पहाड़ों में शिकार करते करते शहजादा अयान रास्ता भटक गया। थका हारा, भूखा, रात की तारीकी से घबराया हुआ वो नदी के किनारे आकर सो गया। उसे क्या मालूम था कि उस जगह की सुबह उसकी जिंदगी बदल डालेगी। दिन के वक्त नदी के किनारे फूलों का समंदर लहराता और रंग बरंगी परियां हंसती, उड़ती, पानी में खेलती और कभी चमचमाती कश्तियों में सवारी करती दिखाई देती। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, शहजादे ने आंखें खोली और सामने जो मंजर था वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। सुबह सबसे पहले शहजादे को पानी की छींटों और हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने आंख खोली तो सामने परियों की दुनिया चमक रही थी। परियां पानी में खेल रही थीं, उड़ रही थीं, हंस रही थीं और उनके रंगीन लिबास रोशन धूप में जगमगा रहे थे। कुछ परियां नीले पानी में डोलती कश्तियों में बैठी थीं, कुछ फूलों की पत्तियों पर लहराती हुई आसमान की तरफ उड़ रही थीं और कुछ पानी में मोतियों की तरह तैर रही थीं। शहजादा अयान हैरत में डूब गया, क्योंकि उसने कभी इतनी खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देखी थी। फिर उसकी नजर एक ऐसी परी पर ठहर गई जिसे देखकर उसका दिल रुक सा गया। वो परियों की शहजादी महरोश थी। उसके चांदी से चमकते लंबे बाल, गुलाबी रोशनी में धड़कते लिबास, मोतियों जैसे कदम और आसमानी आंखें ऐसी थीं कि शहजादा नजर चुराना भूल गया। महरोश ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और हैरत के साथ मुस्कुराई, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसे हैरान कर दिया हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दिल की पूरी सच्चाई के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान और परी की शादी आसान नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई चीजें लानी होंगी। इन 7 आजमाइशों के बगैर बादशाह कभी राजी नहीं होंगे। देखो, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मुझे वो 7 जादुई चीजें कहाँ से मिलेंगी और मैं उन तक कैसे पहुँचूंगा? ये जादुई आईना है। जब भी तुम इसे देखोगे, मैं तुम्हें नजर आऊंगी और हर आजमाइश में तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें बादलों पर वाक़े जिनके बाग से सुनहरा फल लाना होगा। महरोश आसमानी रोशनी बनकर परिस्तान की तरफ वापस उड़ गई। शहजादा अयान कुछ देर उसे जाता देखता रहा, फिर जादुई टोपी पहनी और आसमान की जानिब बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बादलों के ऊपर था, जहाँ एक खूबसूरत आसमानी बाग फैला हुआ था। बाग में चांदी के फूल, क्रिस्टल के फल, नीले मोतियों जैसे बीले और सोने से जगमगाते दरख्त हवा में झूम रहे थे। ये बाग किसी ख्वाब जैसा था। दरमियान में एक बड़ा और ताकतवर जिन पौधों को पानी दे रहा था। उसकी आंखें नीलो शोलों जैसी थीं, मगर चेहरा सख्त होने के बावजूद नर्म मालूम होता था। अयान उसके पास गया और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, मैं आपके बाग से सुनहरा फल लेना चाहता हूँ। मेरा फल किसी को नहीं मिल सकता, मगर तुम इंसान होकर इतनी दूर आए हो, चाहो तो एक रात मेरे महल में मेहमान बन सकते हो।
جن نے شہزادے کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور بادلوں کے بنے ہوئے راستے پر اسے محل تک لے گیا۔ محل آسمانی روشنیوں سے چمک رہا تھا، چھتوں پر ستاروں کے نقش تھے اور دروازے چاندی کے پتھروں سے بنے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبوؤں سے بھرا ہوا وسیع ہال سامنے آ گیا۔ جن نے شہزادے کو اپنے شاہی دسترخوان پر بیٹھایا، جہاں کرسٹل کے برتنوں میں آسمانی میوے، دودھ جیسے سفید جوس اور سنہری روٹیاں سجی ہوئی تھیں۔ شہزادہ حیرت زدہ بیٹھا رہا، مگر جن نے اسے اشارہ کیا کہ وہ کھانا کھائے۔ انسان، اتنی لمبی سفر کے بعد تم بھوکے ہوگے، کھاؤ، آج تم میرے مہمان ہو۔ کھانے کے بعد جن اسے لے کر محل کے بڑے باغیچے میں آیا۔ باغ میں چاندی کے پھول، نیلگو روشنی چھوڑتی بیلیں اور رنگ برنگے درخت کھڑے تھے۔ درمیان میں ایک درخت سورج کی طرح چمک رہا تھا، اس پر سنہرا پھل جھول رہا تھا۔ وہ سنہری پھل ہے جس کے لیے تم آئے ہو، لیکن خبردار، اسے چرانے کی کوشش مت کرنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے ایماندار ہو۔ یہ کہہ کر وہ شہزادے کو گیسٹ روم میں لے گیا۔ بڑا کمرہ، نرم بادلوں جیسا بستر، روشنیاں اور خاموشی، مگر شہزادے کے دل میں بے چینی تھی۔ جن اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ رات کے گہرے سناٹے میں شہزادہ جاگ اٹھا۔ اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ باغ میں جائے، سنہرا پھل توڑ لے اور فوراً واپس اڑ جائے۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ اتنا بڑا جادوئی جن پھل کو اسی طرح نہیں رکھے گا۔ اس نے ضرور پھل پر کوئی نہ کوئی جادو کیا ہوگا۔ اگر میں اسے چرانے کی کوشش کروں گا، شاید میں اس کے کسی جال میں پھنس جاؤں۔ تو اس نے وہیں رہ کر جوز جن کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، اور وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اٹھ کر سیدھا جن کے پاس گیا۔ کچھ دنوں کے لیے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے باغ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ جن نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ شہزادے نے اسی دن سے جن کے باغ میں کام شروع کر دیا۔ وہ پودوں کو پانی دیتا، سوکھے پتے کاٹتا، نئی بیلوں کو سہارا دیتا، گرے ہوئے پھل چنتا اور ہر کام پورے دل سے کرتا۔ دن گزرتے گئے اور جن دیکھتا رہا کہ انسان ہونے کے باوجود وہ نہ تھکتا ہے نہ چوری کا سوچتا ہے۔ اس کی محنت، سچائی اور نرمی نے جن کے دل میں جگہ بنا لی۔ میں نے آپ کی خلوص کی جانچ کی اور آپ کامیاب ہوئے۔ یہ سنہری پھل میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے۔ سنہرا پھل حاصل کرنے کے بعد شہزادہ ایان باغ کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سکون سے سانس لی اور پھر اپنے لباس کی جیب سے وہ جادوئی آئینہ نکالا جو شہزادی مہروش نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی آئینہ اس کے ہاتھ میں آیا، وہ نیلا سی روشنی چھوڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد آئینے کے اندر مہروش کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھیں کرنا سی روشنی میں چمک رہی تھیں اور اس کے بال آسمانی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شہزادے نے مسکرا کر پوچھا، مہروش، میں نے پہلا امتحان پورا کر لیا ہے، اب مجھے آگے کہاں جانا ہوگا؟ ایان، اب تمہیں برفانی سیارے پر جانا ہے۔ وہاں آئس کوئن السویر حکومت کرتی ہے۔ خبردار، وہ اس کی دنیا برف سے بنی ہے۔ وہاں سے تمہیں رنگ آف آئس نام کی جادوئی انگوٹھی لانی ہوگی، لیکن خبردار، السویرا آسانی سے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں تیار ہوں، بتاؤ میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ اور شمال کی طرف پرواز کریں۔ بادلوں کے پار
एक सफेद दरवाजा होगा, वो तुम्हें बर्फीली दुनिया में ले जाएगा। शहजादे ने आईना बंद किया और टोपी पहनकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। जूजू वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, बादल सफेद होते गए और आखिरकार एक बड़ा रोशन बर्फ से बना दरवाजा उसके सामने नमूदार हुआ। उसने हिम्मत के साथ दरवाजा खोला और बर्फानी सैयारा उसके सामने फैल गया। ये जगह किसी और दुनिया जैसी थी। आसमान नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा लग रहा था। जमीन पर बर्फ के पहाड़ थे, बर्फानी जंगल थे, हर चीज खामोश मगर खूबसूरत। चलते हुए कदमों की आवाज भी बर्फ में दब जाती थी। अयान इस सर्द दुनिया में आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक अजीमुशान महल नजर आया। पूरा का पूरा बर्फ से तराशा गया महल, जिसकी दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर बर्फानी धुंध उठी। धुंध हटी तो सामने मलका अस्सावीरा खड़ी थी। उसका लिबास बर्फ के तेज किनारों जैसा था, आंखें नीले शोलों की तरह रोशन और उसके कदमों तले बर्फ फिसलती हुई धुई जैसी लगती थी। उसने तेज नजर से शहजादे को देखा। इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कोई इंसान इस सयारे तक नहीं पहुँच सकता। मैं परिस्तान की शहजादी महरोश के हुक्म पर आया हूँ। मुझे आपकी जादुई अंगूठी हल्कतो बर्फ चाहिए। अंगूठी? हाँ, ये मेरे शाही ताज की ताकत है। मैं इसे किसी अजंबी को ऐसे नहीं दे सकती। अगर तुम इसे चाहते तो आपको एक चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। ये मेरा मुहाफिज है। अगर तुम इसे बगैर नुकसान पहुंचाए खामोश कर लो, तब मैं तुम्हें अंगूठी दूंगी। शहजादा बर्फ के दरमियान उस रीछ के सामने खड़ा हुआ। रीछ ने धाड़ मारी, मगर शहजादे ने तलवार नहीं निकाली। वो पीछे हटा, खामोशी से हाथ नीचे किए। वो जानता था कि ये कोई जंग नहीं, बल्कि मलका का इंसानी दिल को परखने का इम्तिहान था। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, रीछ की आंखों में देखा और कहा, मैं दुश्मन बनकर नहीं आया, मैं सिर्फ मोहब्बत की खातिर आया हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। रीछ चंद लम्हे रुक गया। उसकी सांसें भारी थीं, मगर उसने शहजादा के हाथ को सूंघा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया, जैसे उसे शहजादे की नीयत सच्ची महसूस हुई हो। महल में खामोशी छा गई। मलका अस्सावीरा ने उसे देखा। इंसान, तुमने मेरे मुहाफिज को बगैर लड़े हरा दिया। लो, ये अंगूठी तुम्हारी है। शहजादा अंगूठी लेकर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। बर्फ के मैदानों से गुजरता हुआ उसने फिर महरोश के आईने से रास्ता पूछा। शहजादी ने उसे बताया कि अब उसे चांद की सल्तनत जाना होगा। चांद की सल्तनत चांदी की रोशनी में एक ख्वाब की तरह तैरती थी। वहां पहुंचते ही उसे एक नरम सफेद रोशनी ने घेर लिया। महल में जाते ही शहजादे ने चांद की मलका से कहा कि उसे वो चांद का जादुई पत्थर चाहिए। चांद की मलका ने उसे देखा और बोली, आंधी इस वक्त जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जैसे ही वो वापस आए, उससे जादुई मून स्टोन ले लें। शहजादा इंतजार करता रहा और कुछ ही देर बाद आसमान रोशन हुआ और चांद भी लौट आया। उसके लिबास से तारों की गर्द झड़ रही थी। ऐ चांद, मैं तुम्हारे पास जादुई चांद पत्थर लेने आया हूँ। तुम इतनी दूर आए हो
तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम ये पत्थर ले सकते हो। फिर वो सूरज की सल्तनत की तरफ गया, एक दुनिया जो रोशनी से जलती, सोने की चट्टानों और आग के दरिया से भरपूर थी। सूरज की मलका ने भी बताया, सूरज अभी जमीन का चक्कर लगाने जमीन पर गया है। जब वापस आएगा तो तुम उससे वो चाकू ले लेना। ऐ सूरज, मुझे आपके जादुई चाकू की जरूरत है ताकि मैं अपनी मुहिम पूरी कर सकूं। इससे अंधेरे की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शहजादा सूरज की सल्तनत से रुखसत होकर जब आगे बढ़ा तो उसके सामने आसमान गहरा नीला होने लगा। जू वो आगे बढ़ता गया, फजा में एक अजीब सा हल्का सरसब्ज धुआं तैरने लगा और जमीन नीलाहट में डूब गई। ये वो जगह थी जिसे महरोश ने नीली सल्तनत कहा था, एक दुनिया जहां हर चीज नीली रोशनी में नहाती थी। वहां के दरख्त नीले थे, फूल नीले थे और पहाड़ भी नीली रोशनी को चमक की तरह जज्ब कर रहे थे। शहजादा इस सल्तनत में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां के लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि वो एलियन जैसे लंबी कदोकामत, नीली जिल्द, चमकते आँखों और पतले जिस्म वाले थे। उनके इर्द गिर्द एक नर्म नीला धुआं घूमता रहता था, जैसे वो रोशनी से बने हों। सब लोग हैरत से शहजादे को देखने लगे, क्योंकि यहाँ एक इंसान का आना बहुत नायाब था। जैसे ही वो नीले पत्थरों वाले मैदान में खड़ा हुआ, आसपास से नीले जिस्म वाले एलियन लोग जमा हो गए। वो हैरत से उसे देख रहे थे, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई इंसान पहले नहीं आया था। वो उसे पकड़कर सीधा नीली सल्तनत के बादशाह के सामने ले गए। बादशाह एक ऊंचे नीले तख्त पर बैठा था। उसकी आंखें तेज और चेहरा सख्त था। मैं तुम्हारी सल्तनत में अमन से आया हूँ। मुझे सिर्फ जादुई लॉकेट चाहिए। इंसान कभी अमन से नहीं आते। तुम यहाँ आने की गलती कर बैठे हो। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ। बादशाह ने उसकी बात काट दी और हाथ ऊपर उठाया। अगले ही लम्हे उसके चारों तरफ गहरा नीला धुआं घूमने लगा। धुआं इतना ताकतवर था कि शहजादा एक लम्हे में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक मजबूत नीले क्रिस्टल के पिंजरे में बंद पाया। वो बार बार पिंजरे को हिलाने लगा, मगर वो ना टूटा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि सूरज की सल्तनत के बादशाह ने उसे एक जादुई चाकू दिया था। उसने फौरन चाकू निकाला और पिंजरे के किनारे पर मारा। एक तेज चमक हुई और पूरा पिंजरा जोर से टूटकर बिखर गया। शहजादा तेजी से पिंजरे से निकल गया और फौरन एलियन से बचते हुए लॉकेट चुरा लिया। जैसे ही वो भागा, अलार्म बज उठा और नीले एलियन उसके पीछे दौड़ पड़े। वो उनके हाथों से बचता हुआ बाहर निकला, जल्दी से जादुई टोपी पहनी और आसमान की तरफ उड़ गया। नीली सल्तनत के लोग हैरत से उसे देखते रह गए, जबकि वो लॉकेट लेकर दूर, बहुत दूर निकल चुका था। जैसे ही शहजादा नीली सल्तनत से बाहर निकला तो शहजादी महरोश ने उसे बताया कि अब उसे तितलियों की जादुई रेम्बो सल्तनत जाना होगा और वहां से जो है वो जादुई तितलियों के पर लाने होंगे। शहजादे ने बगैर वक्त जाया किए सफर जारी रखा और बिल आखिर वो हैरत अंगेज रेनबो सिटी पहुंच गया। रंगों से जगमगाता ये शहर देखने में तो खूबसूरत था, मगर फजा में उदासी थी।
कहीं भी खुले हुए फूल नजर नहीं आ रहे थे। तितलियां हवा में उड़ रही थीं, मगर उनके परों की चमक मांद पड़ चुकी थी। शहजादा उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसकी जबान नहीं समझ सकती थी। तब उसे अचानक नीली सल्तनत का वो जादुई लॉकेट याद आया। उसने लॉकेट पहना तो लॉकेट ने नीली रोशनी फैलाई और उसी लम्हे तितलियां उसकी बात समझने लगीं। वो सब उसके गिर्द इकट्ठी हो गईं और उनकी एक नन्ही नुमाइंदा आगे आई। हमारे फूल नहीं खुल रहे, सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती और चांद की किरणें भी हम तक नहीं आती। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें तितलियों के जादुई पुर दे देंगे। शहजादे ने एक नजर सूखे पौधों, बंद कुलियों और मध्यम रोशनी वाले आसमान पर डाली और फौरन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपना जादुई चाकू निकाला, जिसमें सूरज की किरणें कैद थीं, और साथ ही चांद का चमकता हुआ पत्थर भी ऊपर उठा लिया। जैसे ही दोनों चीजें हवा में बुलंद हुईं, आसमान चमक उठा। सूरज की गर्म रोशनी भी पौधों पर बरसने लगी और चांद की ठंडी करनी भी तितलियों के बाग तक पहुंचने लगी। रंग बिरंगे फूल एक एक करके खुलने लगे, खुशबू चारों तरफ फैल गई और तितलियां खुशी से उड़ने लगीं। उनके परों में दोबारा चमक पैदा हो गई थी। तितलियों की मलका हल्की सी रोशनी में उसके सामने उतरी और शहजादे को शुक्रगुजारी से देखा। उसने अपने नाजुक परों से बनी एक खूबसूरत जोड़ी शहजादे के हाथों में रखी, जिन्हें देखकर शहजादा हैरत से चमक उठा। ये वही पर थे जो उसके अगले सफर में उसे हवा की तरह उड़ने की ताकत देने वाले थे। शहजादे ने फौरन खुशी से वो पर पहन लिए और पर पहनते ही वो हल्का हल्का हवा में उड़ने लगा। तमाम तितलियों और तितलियों की मलका ने उसे अलविदा कहा और शहजादा अपने रास्ते पर रवाना हो गया। उड़ते उड़ते उसने फिर शहजादी महरोश से पूछा कि अब उसे कहाँ जाना होगा। अब तुम्हें शुमाल की जानिब उड़ना होगा और वहाँ तुम्हें एक महल नजर आएगा और उस महल के अंदर तुम्हें बूढ़ी अम्मा से उसकी जादुई सोने की सुई और वहाँ मौजूद बोनों से उनका जादुई दिल लेना होगा। शहजादा फौरन उड़ने लगा। वो तितलियों के पर की मदद से तेज रफ्तारी से शुमाल की तरफ बढ़ा। बादलों और सर्द हवा के दरमियान सफर करता हुआ आखिरकार उस महल तक पहुंचा, जो नीले आसमान में आहिस्ता आहिस्ता तैर रहा था। उसने महल के बड़े दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में छोटे छोटे बोनों ने दरवाजा खोला, जिनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो उसे अंदर ले आए, जहां बड़ी अम्मा चरखे पर धागा काट रही थी और उसके गिर्द बोने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। शहजादा बहुत नरमी और अदब से बड़ी अम्मा के करीब गया और उसे पूरी कहानी सुनाई कि वो किस सफर पर है, किस आजमाइश से गुजर रहा है। बड़ी अम्मा ने कहानी सुनते ही बड़ी अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने शहजादे की नीयत में सच्चाई देखी और मुस्कुराकर उसे सोने की जादुई सुई दे दी। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर यकीन किया और मुझे अपनी कीमती जादुई सुई दी। सुई मिलने के बाद शहजादा बोनों के पास आया और उनसे उनका जादुई दिल मांगा, मगर वो इतनी आसानी से राजी न हुए। 3 बोने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए और बारी बारी उसे एक ही पहेली कहने लगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जितनी बांटी जाएं उतनी बढ़ती जाती है? मोहब्बत। और इल्म जितनी तकसीम की जाए उतनी ही बढ़ती है। बोने हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने खुशी से तालियां बजाएं
پھر دل کھول کر شہزادے کی عزت کی اور اسے اپنا جادوئی دل بھی دے دیا۔ اب دونوں قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں۔ شہزادہ فوراً تتلیوں کے پر پہن کر آسمان کی طرف اڑا اور تیزی سے پورستان کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی اصل منزل اور شہزادی مہروش اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ آسمان میں اڑتا ہوا پورستان کی طرف بڑھا۔ تتلیوں کے جادوئی پر اس کے پیچھے رنگ بکھیرتے گئے۔ وہ کئی بادلوں سے گزرتا ہوا آخر کار اس عظیم و شاندار پرستان کے دروازے کے سامنے جا اترا۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین پر پڑے، پورا پرستان خوشی سے جھوم اٹھا۔ درجنوں خوبصورت پریاں ایک ساتھ اس کے اوپر تین پھول پھینکنے لگیں۔ فضا خوشبو سے بھر گئی، گھنٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور ہر طرف روشنی سی پھیل گئی۔ محل کے سامنے شہزادی مہروش پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ بادشاہ بھی موجود تھا۔ ان کے چہرے پر فخر اور حیرانی دونوں جھلک رہے تھے۔ شہزادہ آگے بڑھا اور ادب سے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اے بہادر انسان، آج تک کسی نے ان جادوئی اشیاء کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ کچھ ڈر گئے، کچھ خوفزدہ ہو گئے، کچھ راستے میں بھٹک گئے اور کچھ آزمائشوں میں ناکام رہے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم شہزادی مہروش کے قابل ہو۔ شہزادے نے ایک ایک کر کے اپنے تھیلے سے وہ تمام جادوئی چیزیں نکالی۔ سورج کا دیا ہوا چاقو، چاند کا پتھر، برف کی ملکہ کی انگوٹھی، تتلیوں کے جادوئی پر، بونوں کا دل، بری اماں کی سنہری سوئی اور نیلے ایلینز کا لاکٹ۔ بادشاہ نے وہ سب چیزیں اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جادو پڑھنا شروع کیا۔ اچانک پورا آسمان روشنی سے بھر گیا۔ نیلا، سنہری، چاندی اور گلابی رنگ مل کر گھومنے لگے۔ ہوا میں ایک گرجدار آواز گونجی اور ان دونوں کے سامنے ایک بہت بڑا جادوئی دروازہ نمودار ہوا۔ دروازہ اندر سے روشن تھا اور اس میں دھیمی دھیمی موسیقی گونج رہی تھی۔ شہزادے نے شہزادی مہروش کا ہاتھ تھاما، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اگلے ہی لمحے وہ شہزادے کے اپنے محل میں کھڑے تھے۔ محل کے اندر شور و گل مچ گیا۔ وزیر، محافظ اور خادم سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شہزادے کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے اور خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک حسین پری شہزادی کھڑی ہے تو ان کی خوشی دوگنی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک شاندار شادی ہوئی۔ انسانوں کی دنیا اور پریوں کی دنیا پہلی بار ایک ساتھ جشن منا رہی تھیں۔ آسمان میں روشنیوں کے جال بنے گئے، زمین پر خوشی کی برسات ہوئی اور سب نے دعائیں دیں۔